नमस्कार, आज हमारे साथ है अश्वनी दुबे जी। उनसे जुड़ते हैं और पूछते हैं सीधा सवाल। एक ऑडियो टेप पश्चिम बंगाल के तीसरे चरण के चुनाव से पहले ही लगातार वायरल हो रहा है, जिसमें खनन माफिया कैसे अभिषेक बनर्जी, ममता बनर्जी के भतीजे तक 40 करोड़ रुपए पहुंचाते हैं और कैसे स्मगलिंग होती है, कैसे उगाई होती है। तो ये सनसनीखेज खुलासे हो रहे हैं, वो भी तीसरे चरण के चुनाव से पहले। क्या बोलेंगे, टीएमसी पूर्ण तरीके से एक्सपोज हो गई? देखिए, जिस तरीके से कमीशन का, कट मनी का खेल पूरे वेस्ट बंगाल में चल रहा है, ये तो एक छोटा सा क्लिप आया है सामने, परंतु पूरे 10 सालों, पिछले 10 सालों की सरकार में जिस तरीके से टीएमसी के लोगों ने तुष्टीकरण की राजनीति की, कट पेस्ट की राजनीति की, कमीशन की राजनीति की और हर जगह पर जो गड़बड़ किया, इन्होंने करप्शन किया, वो सारे हैं। ये तो एक छोटा सा मामला है कि अभिषेक बनर्जी जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, उनका जो माफिया है अनूप माझी, उसके साथ कन्वर्सेशन चल रहा है। मगर आप देखें तो वहाँ पर टाइल्स लगाने से लेकर, किताबें खरीदने से लेकर, पुताई करने से लेकर, बिल्डिंग बनाने से लेकर, ब्रिज बनाने से लेकर और पोस्टिंग ट्रांसफर तक के जो खेल चलते हैं, उस सब में कमीशन, कट मनी और पैसे का खेल चलता है। तो ये एक्सपोज तो होना ही था। तो निश्चित तौर पर मैं समझता हूं कि जिस तरीके से करप्शन की, ब्लड बाथ की, तुष्टीकरण की और विकास नहीं करने की राजनीति वहां पर चल रही है और एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के लोगों को जो संतुष्ट करने की राजनीति चल रही है, वो राजनीति अपने आप में बिल्कुल ये साबित करती है कि सब कुछ ठीक नहीं है। जैसे कि एक के बाद एक जो ऑडियो क्लिप अगर सुना जाए, 4 ऑडियो क्लिप सामने आए हैं, जिसमें से ये भी बोला गया है कि ममता बनर्जी धृष्ट राष्ट्र की तरह सिर्फ बैठी रहती हैं और सारे जो काम करते हैं वो उनके भतीजे काम करते हैं। साथ साथ ये भी एक और बात हो सकती है, इसी की वजह से टीएमसी को इतनी ज़्यादा जो दिग्गज नेता हैं जो थे, उन्होंने छोड़कर बीजेपी का दामन भी थामा। निश्चित ममता बनर्जी का देखिए, धृतराष्ट्र की तरह जो प्रदेश का मुखिया होता है, प्रदेश के मुखिया की जिम्मेदारी होती है कि वो प्रदेश में किसी भी जगह पर क्या प्रिय हो रहा है, क्या अप्रिय हो रहा है, क्या विकास के काम हो रहे हैं और क्या विकास के काम नहीं हो रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि करप्शन का कोई खेल चल रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं कोई प्रशासनिक अधिकारी अपने पद का दुरुपयोग कर रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं कोई मिनिस्टर अपने मिनिस्टरशिप का दुरुपयोग कर रहा है। वो सब देखने की जिम्मेदारी होती है प्रदेश के मुखिया की। तो मैं समझता हूँ धृतराष्ट्र कहने से मतलब यह है कि आंखें बंद करके रखना और तमाम जो वहाँ पर ट्रांसफर का, पोस्टिंग का, करप्शन का, कमीशन का, कट मनी का जो खेल चल रहा है, उसको होने देना। यह साबित करता है कि उसमें कहीं ना कहीं जो प्रदेश के मुखिया हैं उनकी मंशा है। तो ये निश्चित तौर पर जो उपाधि दी गई है, जिस विशेषण से उनको नवाजा गया है, वो सही है। अगर बात की जाए, जो सबसे महत्वपूर्ण बात आती है कि ममता बनर्जी तीसरे चरण के चुनाव से पहले, तीसरे चरण की अभी वोटिंग होने वाले है, उसके से पूर्ण तरीके से बौखलाई हुई हैं। पहले वो दूसरे चरण में जाती हैं और उसमें इलेक्शन कमीशन पे बहुत ज़्यादा बोलती है कि बीएसएफ बहुत इन्वॉल्व है और वो अच्छे से वोटिंग नहीं करने दे रही है, जिसमें अब इलेक्शन कमीशन ने भी ये साफ जाहिर कर दिया है उनको लेटर लिखकर कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, उनकी बातों में कोई भी तथ्य नहीं है। तो इतना क्यों बौखला गई? अगर उन्होंने विकास किया है तो फिर इतना डर क्यों सता रहा है ममता बनर्जी को? देखिए तान्या, क्या होता है कि जब कोई व्यक्ति सत्ता के नशे में चूर होता है तो वो सारे इलीगल काम भी सत्ता के नशे में लीगल करके करता रहता है। तो आप देखिए कि एक आपको वाकया दिलाता हूं कि वहां के पुलिस कमिश्नर थे राजीव कुमार का श्रद्धा स्कैम में सीबीआई इन्वेस्टिगेशन के लिए सीबीआई बार बार बुला रही है, परंतु ममता बनर्जी ने वहां पर भूख हड़ताल कर दी। यानी ममता बनर्जी अपने आप को भारत के संविधान से, संघीय ढांचे से, देश की व्यवस्था से अलग समझते हुए एक प्रशासनिक अधिकारी के लिए आंदोलन कर रही। जबकि कोई करप्शन में इन्वॉल्व होता है तो हर व्यक्ति की, हर प्रदेश के मुखिया की या जिम्मेदार पद पर, संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति की जिम्मेदारी होती है कि उसमें, उस करप्शन की जांच में सहयोग दें। परंतु वहां पर जांच में सहयोग देने के बजाय, चूंकि ऐसा ना हो कि सीबीआई जो है पुलिस कमिश्नर राजीव कुमार को अरेस्ट कर ले, उसके लिए आंदोलन करना, उसके लिए भूख हड़ताल पर बैठ जाना, यह साबित करता है कि वहां पर सब कुछ ठीक नहीं है। तो ये एक बातें हैं, जिस तरह से आपने बिल्कुल ठीक कहा तान्या, कि प्रदेश के मुखिया की जिम्मेदारी होती है कि प्रदेश की व्यवस्था को दुरुपयोग नहीं होने दे और जन के लिए काम करे, जन भागीदारी के लिए काम करे, प्रजातंत्र के लिए काम करे, प्रजा के लिए काम करे, जनता के लिए काम करे। उस सब के लिए काम नहीं करते हुए अफसरशाहों के लिए, नौकरशाहों के लिए, या जो लोग करप्शन में डायरेक्टली इनडायरेक्टली इन्वॉल्व हैं, उनके साथ काम करना, यह साबित करता है कि उनका जनता के विकास से कोई सरोकार नहीं है और सिर्फ अपीजमेंट की पॉलिटिक्स चल रही है। भ्रष्टाचार का जिक्र अगर किया जाए तो जहां भी, जैसे ममता बनर्जी ने लेटर लिखा था और सभी जो भी विपक्ष की पार्टी है, बीजेपी के अलावा कांग्रेस, एनसीपी, शिवसेना, सबको लेटर लिखा था, इवन हर पार्टी को, कि वो उनके साथ जुड़े और लड़े। तो बोल सकते हैं जिसके एक के बाद एक खुलासे हो रहे हैं। ये खनन के लिए महाराष्ट्र में एक्सपोज होता है, 100 करोड़ का टारगेट दिया जाता है पुलिस कमिश्नर्स को। तो जैसे एक के बाद एक एक्सपोज हो रहे हैं, खनन माफिया सामने आ रहे हैं, स्मगलिंग सामने आ रही है, ड्रग्स सामने आ रहे हैं, तो क्या इसीलिए सारे एकजुट होना चाहते
चाहते हैं कि तभी एक साथ सारे माफिया मिलेंगे, तभी लड़ पाएंगे? देखिए बिल्कुल, देखिए महाराष्ट्र का जो सचिन वाजे का 100 करोड़ का, अनिल देशमुख का जो ये नेक्सस समझ में आया है, वो साबित करता है ट्रांसफर पोस्टिंग के नाम पर करोड़ों रुपए की वसूली होती थी। बार से, रेस्टोरेंट से, क्लब से, जिम से, तमाम इलीगल काम से, सबसे जो है 100 करोड़ रुपए की वसूली का, और एक जो है इंस्पेक्टर लेवल के आदमी को जिम्मेदारी दे देना सचिन वाजे को, और उसके बाद मनसुख हिरेन की हत्या हो जाना, और देश के सबसे बड़े उद्योगपति के घर के बाहर एक्सप्लोसिव से लैडन गाड़ी का, व्हीकल का मिलना, यह साबित करता है कि वहां पर वसूली का धंधा बहुत जोरों पर है। तो महाराष्ट्र में भी चाहे सुशांत सिंह राजपूत की मौत का मामला हो, चाहे पालघर के साधुओं के मामला हो, चाहे अर्णव गोस्वामी की गिरफ्तारी का मामला हो, चाहे टीआरपी स्कैम हो, ये एक के बाद एक करके जिस तरह से करप्शन के इश्यूज, जिस तरह से साधु संतों की निर्मम हत्या, और उसके बाद उसको जो है उस प्रॉपर उसमें इन्वेस्टिगेशन नहीं करना, एक सेलिब्रिटी की हत्या, या और ड्रग का डर्टी सीक्रेट, और उसके बाद ये जो ट्रांसफर पोस्टिंग का खेल और 100 करोड़ की वसूली का खेल आया है, यह साबित करता है कि महाविकास अघाड़ी के नाम पर जो अलायंस हुआ है, यह अलायंस महाविकास अघाड़ी के बजाय वो वहां की दुर्दशा दिखा रहा है, क्योंकि कोई व्यक्ति करप्शन करेगा तो निश्चित तौर पर वो इलीगल काम करवाएगा। और इसके बाद इसके साथ ही दूसरा जो तान्या एंगल है कि इसी के साथ चाहे वहां महाविकास अघाड़ी हो, वो सारे मिलकर के वहीं दूसरी तरफ वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी का जो इसका कट का केस चल रहा है कि कट चाहिए, कमीशन चाहिए, टाइल्स में पैसा चाहिए, उनके भतीजे अनूप बनर्जी जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है उनका बयान आ रहा है, अनूप माझी जो वहां का सबसे बड़ा रकेटियर है, रकेटियर के साथ नाम आ रहा है। यह साबित करता है कि इन दोनों प्रदेश की सरकारों में एक तरह से ये जो वसूली का धंधा चल रहा है वो इलीगल है, असंवैधानिक है। और मैं समझता हूं कि ये जितनी फोर्सेस हैं, चाहे ये महाविकास अघाड़ी की फोर्स हो, चाहे वहां पर टीएमसी हो, क्योंकि टीएमसी को आप देखिए ना, सीएए जब आया, इस देश की पार्लियामेंट कानून पास करती है कि रोहिंग्याओं को और बांग्लादेशियों को इस देश से भगाया जाएगा क्योंकि हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर पर उनका खर्चा है। और साथ ही जो परसिक्यूटेड माइनॉरिटीज हैं, परसिक्यूटेड माइनॉरिटीज को 2014 से पहले जो इंडिया में थे उनको सिटीजनशिप दी जाएगी। पूरे वेस्ट बंगाल में किस तरीके से तांडव हुआ था, ट्रेनें जला दी गई थी, घरों में आग लगा दी थी, बिल्डिंग्स में, दफ्तरों में, मोटरसाइकिल, कारें, स्कूटर्स, ट्रेन, रेल, सरकारी बिल्डिंग्स, सबको आग लगा दिया। और उसके बाद वहां पर बांग्लादेशियों का आतंक देखिए, मालदा और वो सारे जो वहां पर लोगों को बाहर से बुला करके और वोटर बना करके वोट की पॉलिटिक्स की जा रही। रोहिंग्या कितने निर्मम है, म्यांमार में सैकड़ों हिंदुओं की निर्मम हत्या की, उन रोहिंग्याओं को वहां पर शरण देना और उनको प्रोटेक्ट करना, यह साबित करता है कि ना सिर्फ कमीशन का, घुसखोरी का, बल्कि देश की अब व्यवस्था को खराब करने का, लॉ एंड ऑर्डर को चैलेंज करने का भी जो खेल चल रहा है वो निश्चित तौर पर देश को गर्त की दिशा में। और वेस्ट बंगाल देश का अभिन्न अंग है, भारत का अंग है। वेस्ट बंगाल कोई इंडिपेंडेंट कंट्री नहीं है कि आप देश का कानून नहीं मानेंगे। तो मैं समझता हूं कि ये सारी बातें एक्सपोज हुई हैं, और चाहे वेस्ट बंगाल हो, चाहे महाराष्ट्र हो, हर जगह सिर्फ और सिर्फ वसूली जोरों पर है। चाहे इधर ट्रांसफर पोस्टिंग के नाम पर, डर्टी ड्रग सीक्रेट के नाम पर पैसा कमाया जाता है, और उधर जो है कमीशन मनी कमाई जाती है, कट मनी कमाई जाती है। आपने बार बार जिक्र किया या रोहिंग्या का, तो रोहिंग्या से अगर बात की जाए तो ममता बनर्जी रोहिंग्याओं को अपना मानती हैं, और वहीं यहाँ जो वेस्ट बंगाल में, पश्चिम बंगाल में लोग रहते हैं, उत्तर प्रदेश और साथ ही साथ बिहार के, उनको बाहरी कहती हैं। वो कहती है जब उनके खिलाफ नारे लगते हैं या उनको लोग नकारते हुए दिख रहे हैं, जो वीडियो सोशल मीडिया पे लगातार वायरल हुआ था, उसमें वो कहती है ये तो बाहरी लोग हैं, ये बाहर से बुलाए गए हैं, उत्तर प्रदेश और बिहार से। तो क्या कहेंगे, रोहिंग्या अपने हैं और जो अपने देश के लोग हैं वो बाहरी है क्या? भारत का हर नागरिक, कश्मीर से कन्याकुमारी तक रहने वाला, भारत के हर भूभाग पर वो रह सकता है, भारत के हर हिस्से में रह सकता है, उसको बाहरी और भीतरी जैसा कुछ भी नहीं है। और ऐसी परिस्थितियों में ममता बनर्जी का एक तरफ सारी सेक्युलर फोर्सेस का, सारी माइनॉरिटीज के वोट को कहना कि आप हमारी तरफ आओ, जल्दी से वोट आपका डिसाइड, आपका वोट जो है खराब नहीं होना चाहिए। यानी आप ये चाह रहे हो कि जो माइनॉरिटीज, और माइनॉरिटीज कौन है वहां पर, जो क्रिश्चियंस है ना की मात्रा में है, सिख ना की मात्रा में है, जैन ना की मात्रा में है, बौद्ध ना की मात्रा में, अगर माइनॉरिटी वहां पर है तो एक पर्टिकुलर माइनॉरिटी कम्युनिटी है जिसके लिए अपीजमेंट कर रहे हैं। और वही माइनॉरिटी कम्युनिटी बांग्लादेश से आई है, वही माइनॉरिटी कम्युनिटी जो है म्यांमार से आई हुई है। उनको अपना मानना, और दिल्ली से, गुजरात से, उत्तर प्रदेश से, वेस्ट बंगाल से, या आसाम से, बिहार से जो लोग जा रहे हैं उनको आप बाहरी की संज्ञा दे देते हैं। तो पहले तो वेस्ट बंगाल और बिहार दोनों एक दूसरे के पार्ट थे, यानी आपके लिए बिहार के लोग भी अलग हो गए, आपके लिए झारखंड के लोग भी अलग हो गए, और आपके लिए जो बांग्लादेश का विदेशी है, जो रोहिंग्या है, म्यांमार से आया हुआ है, जो वहां के भूभाग को कब्जा कर, जहां का सिटीजन भी नहीं है, वो आपके लिए भीतरी हो गया क्योंकि आपका वोट बैंक है। तो ये डिविसिव जो पॉलिटिक्स उनकी है, ये जो फूट डालो और नीति करो की पॉलिटिक्स है, और
और ये जो विदेशियों को अपने देश पर शरण देने की राजनीति, एक तरह से आप वही काम कर रहे हैं जो काम हजारों वर्ष पहले मुगलों ने किया था, और देश के ऊपर आकर के उनको दूसरे राजाओं महाराजाओं ने बुलाया और वहां पर अत्याचार के, चाहे मोहम्मद गजनवी को देख लीजिए, चाहे बाबर को देख लीजिए, चाहे आप अकबर को देख लीजिए, औरंगजेब को देख लीजिए, किसी को भी आप देख, अलाउद्दीन खिलजी को देख दिया, राजा लड़ते थे और एक राजा उसकी मदद लेता और बाद में उसी राजा को भी वो किल कर दे। तो ऐसी ममता बनर्जी की डिविसिव पॉलिटिक्स चल रही है। 2 चरण के चुनाव हो चुके हैं, 8 चरणों में पश्चिम बंगाल में चुनाव होने हैं, 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव चल रहे हैं, लेकिन ममता बनर्जी बहुत बौखलाती हुई दिख रही है। ममता बनर्जी का विकास का कोई काम नहीं है, लेकिन उनके एक के बाद एक मुद्दे ऐसे आ रहे हैं जो खेला को लेकर आ रहे हैं। और अभी जो उनके भतीजे अभिषेक का जो खेला खुला है, उसमें कितना बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ सकता है ममता बनर्जी को 2 मई के नतीजों में, उस पर क्या टिप्पणी करेंगे? देखिए, नतीजों की तो बात, जो वोटर है वो वोटर की मंशा क्या है वो उस पर डिपेंड करेगा उस समय, परंतु एक देश का सिटीजन होने के नाते और एक सुप्रीम कोर्ट का लॉयर होने के नाते, एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते मैं यह कहूंगा कि ये जिस तरीके से टेप से लेकर एक एक गोरख धंधा खुल रहा है वो देश की अस्मिता के खिलाफ है, देश की व्यवस्था के खिलाफ है, देश के संविधान के खिलाफ है। बहुत बहुत शुक्रिया।